चलिए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। अम, तो आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ महीनों पहले एक हमारा एक प्रयोग हमने किया। हमने हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम जो महिलाओं का जो आवाज है राजनीति में, उसको हम एक अलग तरह से एक स्पेशल दर्जा देके उसको हम मेन स्ट्रीम राजनीति है उसमें जोड़ने का एक प्रक्रिया शुरू करें। तो उसमें से एक हमारा जो प्रयोग था वो था दुत्तरे सावित्री का। उसका हमने 2 पायलट किया था जनवरी में, और फिर इलेक्शन के लिए हमने उसको फिर रोका था। उससे हमें बहुत सारा सीख मिला, और वो सबसे पहला सीख जो हमको मिला है वो यही है कि एक ऐसा है, क्योंकि हम संगम में कई समय से हम ये जो हमारे शिविर हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमको एक रिस्पांस मिला क्रांति संगम इसके लिए, दुत्तरे सावित्री के लिए, हमको डेफिनेटली एक प्रोत्साहन मिला कि बहुत सारी महिलाएं इसमें बहुत उत्सुक हैं और इंटरेस्टेड है अपने आप को और सक्षम बनाने के लिए और पॉलिटिक्स में आगे जाने के लिए। दूसरी बात हमको ये जानने को मिला कि हम जो हमारे बीच में ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास इतनी सारी अनुभवें हैं और इतनी सारी कहानियां हैं जो लोगों को, जो दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित करें। उनमें से एक आज हमारे साथ जुड़ी है मोना जी। और तीसरी बात हमने ये भी जाना कि महिलाओं के आगे बहुत सारे पुरुष और भी हैं जिनको महिलाओं की राजनीति का में उनको लाने का बहुत ही बड़ा जज्बा है, और वो भी इन कार्यक्रमों में जुड़ने लगे थे। और चौथी बात हमें पता चला कि ऐसे हमको लोग इस तरह जगह से जुड़े थे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सभी क्षेत्रों से लोग जुड़ेंगे। क्योंकि हमको यूजुअली कांग्रेस के बहुत लोग आते हैं हमारे शिविरों में, वैसे ही बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए बहुत लोग ऐसे जुड़े थे जो राजनीति में जुड़े भी नहीं हैं, और अभी तक मतलब वो समाज से जुड़े हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसी के साथ हमने फिर एक निश्चय किया कि हम इस प्रक्रिया को तो जरूर आगे लेके जाएंगे। अगर हमको कोई दिक्कत भी होती तो भी हमें लगता था कि इसको शुरू करना जरूरी है, क्योंकि वो आज का एक डिमांड है आज के समय का कि हम महिलाओं को और सक्षम बनाएं और राजनीति में। तो आज के हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और स्पीकर हैं, वो मोना कौरव जी हैं। मोना कौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मोना जी हमारी जो ये मध्य प्रदेश की हैं, और मोना जी एक सरपंच रही हैं, और जब वो सरपंच थी वो सबसे यंगेस्ट सरपंच थी एक समय पे, और अभी वो जिला परिषद मेंबर भी हैं। और उनके बहुत सारे इतने ऐसे, एक तो कम उम्र में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी, उसके बाद जो उन्होंने एक अपने जेंडर को, अपने लिंग को थोड़ा साइड में रख के उन्होंने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन का काम जो किया है, उसके बारे में मुझे लगा कि बात करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो महिलाओं को भी तो सक्षम बनाया है, लेकिन एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक जो उदाहरण उन्होंने अपने गांव में रखा है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसलिए मोना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मोना जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, या आप म्यूट पे हैं शायद, हाँ अच्छा आ रहा है आवाज। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमें बता सके कि आप जो राजनीति में आई उसका एक आपकी यात्रा क्या रही है, वो जरा हमको बताइए प्लीज। सभी जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं सभी को जय जगत। और पूरी संगम टीम का भी बहुत धन्यवाद कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि महिलाओं की पॉलिटिक्स को एक अलग वे में प्रेजेंट करने की जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं जो भविष्य की महिला राजनीति है उसमें बहुत बड़ा योगदान इसका होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रेरित होंगी, बहुत सारी महिलाएं एक दूसरे से कुछ सीखेंगी, कोई मुझसे सीखेगा, मैं भी किसी से सीखूंगी, तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। सभी को फिर से जय जगत।
मेरा नाम मोना कौंडव है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ग्राम सड़ूमर की निवासी हूँ। और मेरी कहानी शुरू यहाँ से होती है कि मेरा गांव जो है वो पिछड़ा हुआ था। तभी तो शिक्षा शहर बार बार आप पकड़ रहे थे, शायद झुक झुक। शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ मेरा गांव था। तो मेरे परिवार ने एक कोशिश की, मैं अपने मामा जी के यहाँ रही बचपन से। जो ग्राम सड़ूमर है वो मेरा ननिहाल है। मैं अच्छी शिक्षा के लिए वहां आई थी। तो जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो 8वीं तक की पढ़ाई हमारे यहाँ लड़कियां कर पाती थी, क्योंकि उसके बाद स्कूल नहीं था। तो मैं अपने गांव की ऐसी पहली लड़की थी। मेरे मामा जी ने पहला कदम रखा कि मुझे पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजा। 8 किलोमीटर दूर साइकिल के थ्रू मैं स्कूल जाती थी। तो ये एक शुरुआत हुई मेरे गांव में शिक्षा को लेकर। तो उसके बाद मैंने 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए भोपाल चली गई। भोपाल में पढ़ाई के दौरान जब मैं मास्टर्स डिग्री कर रही थी, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, उसी समय पंचायत के इलेक्शन आए। उस दौरान चुनाव से कुछ समय पहले गांव में कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिन पर मैंने काम किया, लोगों की हेल्प की। और जब चुनाव आए तो चुनाव के दौरान महिला आरक्षण आया पिछड़ा वर्ग का। तो गांव के लोगों का ही प्रस्ताव आया कि क्यों ना मोना को चुनाव लड़ाया जाए। तो इस पर मेरे परिवार ने विचार किया। मैं चूंकि उस समय पढ़ रही थी, छात्र थी, मुझसे भी पूछा गया। तो मैं शायद इतना नहीं समझती थी इन चीजों को, बट मैं तैयार थी क्योंकि मेरे मामा जी नाना जी लोग सहमत थे। तो इस तरह से चुनाव हुआ। चुनाव भी मेरा काफी कठिन रहा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, राजनीति में अक्सर होता है, नए लोगों को मौका कोई नहीं देना चाहता। और साथ ही साथ पारिवारिक जो मतभेद हैं वो भी राजनीति में काफी सक्रिय होते हैं जब राजनीतिक हलचल तेज होती है। तो चुनाव हुआ, 108 वोट के साथ मैंने चुनाव जीता। काफी लड़ाइयां हुई, गोलीबारी तक की नौबत आ गई, पर पब्लिक ने साथ दिया। चूंकि मैं गांव के लोगों के लिए काम कर चुकी थी, मैंने करप्शन पे काम किया था, तो लोगों का मानना था कि क्यों ना मोना को ही सरपंच बनाया जाए। तो इसमें मैं जो सरपंच बनी या मेरी जो शुरुआत हुई, उसका पूरा श्रेय गांव के लोगों को जाता है। जैसा कि मैंने अक्सर सुना है कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में कि लोग बोलते हैं गांव के लोग कुछ नहीं समझते, पर मैं कह रही हूँ कि गांव के लोग ही सही समझते हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। तभी उन्होंने महज 21 साल की एक बच्ची को अपने गांव का मुखिया बनाया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। पंचायती राज के बारे में पढ़ा मैंने। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति में मैं ऐसा मानती हूँ कि शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सारी जगह से फंड्स लाकर, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बजट नहीं होता है ग्राम पंचायतों का, बट मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने अपने गांव में वो काम करके देखा है जो शायद एक आम सरपंच नहीं सोच पाता है कि ये शक्तियां उसके पास हैं, ये पावर्स उसके पास हैं। मैंने उन सभी पावर्स का यूज किया और अपने गांव में तकरीबन 5 साल में 5 से 7 करोड़ के काम किए और अपने गांव में बहुत अच्छे तरीके से विकास किया। साथ ही साथ मैं नहीं मानती कि विकास सिर्फ पैसों से होता है या सड़कें नालियां बनाना ही विकास है। मेरे हिसाब से विकास के मायने ये हैं कि जब मैं अपने घर से निकली पढ़ने और जब मैं सरपंच बनी, उसके बाद मेरे गांव का आज का परिदृश्य अगर मैं आपको बताऊं इन 8-9 सालों में, तो जिस गांव में लड़कियां 8वीं कक्षा के बाद पढ़ती नहीं थी, उस गांव में आज लड़कियां ग्रेजुएशन पीएचडी भी कर रही हैं और मोटरसाइकिल से गांव में लड़कियां घूम रही हैं। और मेरे गांव के लोग उस चीज से खुश होते हैं। तो ये बहुत ग्रेजुअली होने वाला चेंज है, लेकिन ये चेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को, किसी भी गांव को। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहें या एक परिवर्तन कहें, मेरे गांव में आया है। और विकास के बहुत सारे, मैं आगे भी आप सबसे अभी चर्चा जारी रहेगी। मैंने अपने गांव में कुछ अलग काम किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कुपोषण के क्षेत्र में हो, क्योंकि मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से एमएससी कर रही थी जब मैं सरपंच बनी थी। तो मैंने कुपोषण पे काम किया, स्वच्छता पे मैंने काम किया, गौशाला निर्माण हो, चाहे बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं गांव में, उन सब पे मैंने काम किया। थैंक यू।
थैंक यू सो मच मोना जी। तो आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग बात की, अपने सारे व्यूज के फंडिंग से शुरू किया आपने। इसलिए मेरा पहला प्रश्न भी, क्योंकि महिलाओं का यूजुअली जब इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले उनको महिलाओं के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम वो कोर एक चीज में जो, क्योंकि आपने फंडिंग एक बहुत बड़ा चीज होता है जो एक पुरुष हो या महिला हो को सबको इक्वली वो चैलेंज करता है। तो आपने हमको पता है कि अलग अलग सोर्सेस को अपनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल शक्ति के रूप से आपने तैयार किया, तो वो कैसे तैयार किया उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। देखिए, इसमें सबसे पहला योगदान तो ये रहता है कि आपको बहुत सारी चीजें गूगल पे भी मिलती हैं। पंचायती राज की जो किताबें हैं उनमें भी बहुत सारा नॉलेज है। और क्या होता है, सरपंच अपने आप को सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग तक ही सीमित मानता है, लेकिन सरपंच को नहीं पता कि सरपंच की पहुंच कहाँ तक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। मैं सरपंच थी। आई वॉज अ यंगेस्ट सरपंच। तो निश्चित तौर पे मैं किसी भी मिनिस्टर या किसी भी नेता के पास जाती थी तो उनको एक इंटरेस्ट होता था कि क्योंकि हमने अक्सर सरपंच को इमेजिन किया है पगड़ी लगाए हुए, बड़ी बड़ी मूछ वाला। तो जब एक छोटी बच्ची को देखा उन लोगों ने कि 21 साल की बच्ची सरपंच बन के कुछ काम हमारे पास लेके आई है, तो उसमें मायने रखता है कि आपके पास प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरे गांव को मैंने जैविक ग्राम बनाने पे काम किया था, जिसमें मैंने तकरीबन 100 गोबर गैस का निर्माण अपने गांव में किया था। उसके लिए मेरा ये था कि एक तो हमें जो महंगाई है उससे महिलाएं बचेंगी, और दूसरा था कि हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे। ऊर्जा विभाग के उस समय मुझे याद है तत्कालीन मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी थे। मैं उनके पास गई। वैसे अगर कोई सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि ऊर्जा मंत्री के पास सरपंच का कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब मैं गई एक पूरा प्रपोजल बना के उनके पास ले गई। मैंने अपना प्रपोजल उन्हें दिया कि मैं इस तरह से काम करना चाहती हूँ, तो मुझे अभी सिर्फ 100 गोबर गैस के लिए आप स्वीकृति दे दीजिए ताकि मैं अपने गांव में उस पे काम कर सकूं। तो पहले वो नहीं समझ पाए उसे कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने उनके पास कुछ लोग बैठे हुए थे तो जब वो लोग चले गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे पेन पेपर पे उसको समझना चाहा कि ये क्या होता है और इससे तुम इसे कैसे अपने गांव में कर सकती हो। तो जब मैंने उन्हें पूरा समझाया तो विद इन अ 1 आवर उन्होंने मुझे मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कॉल किया, डिस्ट्रिक्ट सीईओ को कॉल किया जो ग्रामीण विकास के होते हैं, और उसी जो लेटर मैं पेन से लिखा हुआ लेटर लेके गई थी, उसी लेटर पे उन्होंने लिखा कि 100 गोबर गैस की स्वीकृति उक्त पंचायत को दी जाए। और ऐसा नहीं है कि उनका खुद का विभाग का फंड खर्च हुआ, लेकिन चूंकि वो एनर्जी से रिलेटेड था तो मनरेगा के थ्रू ग्रामीण विकास विभाग ने भोपाल से उस काम के लिए स्वीकृति दी और मैंने उस काम को किया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। उसी तरह से मैंने जैसे जैसे एक्सप्लोर किया, जानकारी ली, जन भागीदारी का फंड होता है। अक्सर क्या होता है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो जन भागीदारी में काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। लेकिन मैंने जन भागीदारी को सबसे पहले अप्रोच किया। जन भागीदारी में मैंने तकरीबन अपने गांव में 1 करोड़ के काम किए। और जब मैंने काम करना शुरू किया, हालांकि इतनी ज्यादा स्वीकृति आसानी से मिलती नहीं है, बट जब शुरुआत करी मैंने और मेरे काम बहुत अच्छे रहे, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रहे मेरे कार्यकाल के दौरान, उन सब ने भी सहयोग किया और मेरे कामों को स्वीकृति मिली। उसी तरह से विकास प्राधिकरण की बात करें तो जनरली हम लोग समझते हैं कि जो विकास प्राधिकरण है वो शहरों के विकास के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें एक पर्टिकुलर फंड होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटित होता है। तो मैंने विकास प्राधिकरण से भी पैसा लिया। मैंने अलग अलग विभागों के माध्यम से अपने गांव में पैसा लिया। मैं सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग पे सीमित नहीं रही। मैंने पशु विभाग से मदद लेकर पशु चिकित्सालय स्वीकृत कराने का प्रयास किया। मैंने आयुष विभाग की मदद से अपने गांव में आयुष औषधालय स्वीकृत कराया। बायोगैस का मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने विधायक सांसद निधि तो हमारे पास होती है, राज्यसभा सांसद जो होते हैं उनकी निधि हमारे पास होती है। कुछ मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं उनका फंड एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रहता है, बट कुछ मेंबर होते हैं जो पूरे इंडिया में फंड दे सकते हैं। तो मैं वहां तक भी पहुंची। जो माननीय सांसद गण है जो फ्री होते हैं अपनी निधि देने के लिए। तो ये है कि लगातार प्रयास जरूर करना पड़ा। हर जगह मुझे 1 घंटे में ही सफलता नहीं मिली। मेरे प्रपोजल जाते रहे और धीरे 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 2-3 साल में
जितने मैंने प्रयास किए थे वो फंड मुझे मिले। राज्यसभा सांसद जो थे मध्य प्रदेश के, लगभग उस समय मैंने 5 या 6 राज्यसभा सांसदों से निधि ली। मैंने अपने प्रपोजल जब उन्हें दिए और बार बार प्रयास किए। देखिए, कुर्सी सरपंच की बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आप सिर्फ उस पे बैठ के काम नहीं करा सकते। आपको शायद दिल्ली भी जाना पड़ेगा, आपकी राजधानी भी जाना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम करा सकते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एज अ सरपंच मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि फंड की कमी है, क्योंकि मैं लगातार मेरे पास इतना फंड रहा कि पूरे मेरे कार्यकाल में, पेंडेमिक के कारण पूरे 7 साल का कार्यकाल मुझे मिला। लगातार पूरे 7 साल तक मेरे गांव में विकास के काम होते रहे, और मेरे कामों को देखते हुए फिर और ज्यादा सहयोग भी मुझे मिला। विभाग से भी सहयोग मिला, अलग अलग मंत्रालयों से सहयोग मिला। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैसे की कमी है। हम काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा पर्याप्त है। बशर्ते आप उसको कैसे निकाल सकते हो, कैसे ला सकते हो, वो आपको आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोना जी, इतने विस्तार में बताने के लिए। ये काफी एक फंडिंग का जो चैलेंज रहता है उसको आपने कितनी अच्छी तरह से एकदम क्लियरली बताया हमको, एक एक चीज कहाँ जाना चाहिए। उसमें आपने एक बात बताया कि ये जो विलेज डेवलपमेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक वही है, एक गांव का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि गांव में क्या विकास होना है, वो जानने के लिए आपका जो दिनचर्या है, जो डेली आप करते हैं या फिर आप मंथली, साल में क्या ऐसे ऐसे चीजें करते हैं जो आपके प्रैक्टिस में है, आपके अभ्यास में है, ताकि आप जान सके कि मेरे गांव में विकास क्या करना है। देखिए, बेसिकली गांव में जो काम हम चाहते हैं या जो पब्लिक चाहती है, उसको जानने के लिए आमतौर पे ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो पहले हमने ग्राम सभा आयोजित की, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें निकल के आई, लेकिन जैसा कि एक परिदृश्य बना हुआ है लोगों की मानसिकता में कि आप ग्राम सभा में बुलाएंगे तो लोग सिर्फ रोड की बात करेंगे, नाली की बात करेंगे, इसके अलावा लोग आपसे किसी नए विषय पे बात नहीं करना चाहते। ग्राम पंचायतों की जो ग्राम सभाएं हैं, मैंने देखा है कभी ग्राम सभाएं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करती। मतलब जो लोग आते हैं, क्योंकि लोगों की गलती नहीं है, वो जो अब तक देखते आ रहे हैं, जब से पंचायती राज लागू हुआ है तब से वो देखते आ रहे हैं, वही उन्हें लगता है कि सिर्फ यही डेवलपमेंट है। हमने महिला ग्राम सभा भी आयोजित की, क्योंकि हो सकता है महिलाएं कुछ अलग दिशा में चाहते हैं, और आप भरोसा नहीं करेंगे, महिलाओं के से जब बात की गई तो उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करी। क्योंकि हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र हो या सामान्य तौर पर, महिलाओं के स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि पुरुषों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। तो महिला ग्राम सभा में एक नई चीज निकल के आई। उसके अलावा जो भी काम मैंने करे, तो वो जैसा कि आप बोल रही हैं, वो दिनचर्या में शामिल ऐसे हुए कि गांव में रहकर, गांव के लोगों के बीच में आ जाकर मैंने सरपंच बन के एक समाधान अभियान चलाया। क्योंकि जब हम सरपंच बने तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिन्हें लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन एक उनके मन में था कि ये काम भी सरपंच करके देगा। तो हमने एक युवाओं की टीम बनाई, 5 से 7 लोगों की। हमने समाधान अभियान चलाया, हम गांव में घूमे और जो समस्याएं लोगों की आई उन्हें तत्काल निराकरण का प्रयास किया। इतने लोगों का आधार कार्ड बनना है, इतने लोगों की वोटर आईडी, और उस जो विजिट हुआ हमारा, उससे गांव में बहुत बारीक जो समस्याएं थी वो भी निकल कर आई। कि गांव में जैसे जो स्कूल है वहां पर बच्चियों को कुछ परेशानी आ रही थी, प्रॉपर बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से ग्राम सभा में वो बच्चियां शेयर नहीं कर सकती थी। बट जब हम समाधान अभियान में स्कूल भी गए, बच्चियों से सेपरेटली मिले, तो वो निकल के आया कि बाउंड्री वॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि बच्चियां एक सुरक्षित जगह। तो हमने सबसे पहले जन भागीदारी में कलेक्टर को निवेदन किया कि हमें बाउंड्री वॉल चाहिए है ताकि बच्चियां सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, लेकिन आप सब जानते हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था, तो वो लगभग टूटने की कगार पे था। तो वहां कोई ना स्टाफ था मेडिकल का, ना लोग आते थे। तो हमने स्वास्थ्य विभाग से उसके लिए मदद मांगी, और मंत्रालय ने हमें सीधा उसमें मरम्मत का दिया। और आज भी अगर आप
देखेंगे मेरे गांव का जो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर अब रोज आकर मेडिकल स्टाफ बैठता है, गांव की महिलाएं वहां रेगुलर आती जाती हैं। तो ये चीजें तब निकल के आती हैं जब हम खुद जाते हैं लोगों के पास, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में लोगों को नहीं पता है कि डेवलपमेंट क्या है। शिक्षा पे हमने ध्यान दिया, बेहतर शिक्षा हुई, तो उसका परिणाम ये निकला कि बच्चियां आज ग्रेजुएशन की तरफ जा रही हैं, बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। स्कूल का शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्कूल में महिलाओं की जो बच्चियां हैं उनकी आजादी है वो बढ़ी है, उन्हें पढ़ने का ज्यादा मौका मिलने लगा है, हेल्थ अवेयरनेस आई है। बहुत सारी कुछ रूढ़िवादी चीजें भी गांव में होती हैं, बहुत सारी चीजें हम शेयर नहीं करना चाहते, तो वो सब परिवर्तन आए। रोड नाली तो बनी गांव में, बट वो सिर्फ विकास नहीं है, लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो विकास भी मेरे गांव में हुआ। तो उसका श्रेय मुझे लगता है इसी चीज को जाता है कि जब हम किसी शिक्षित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो ये बदलाव आते हैं। अब अगर इस गांव के लोगों को आप किसी दूसरे गांव की ग्राम सभा में बिठाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ रोड नाली की बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जल संरक्षण की, वो बात करेंगे बेहतर स्वास्थ्य की, वो बात करेंगे बेहतर शिक्षा की, वो बात करेंगे बच्चियों की शिक्षा की, वो बात करेंगे मजदूर वर्ग के वो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब इस गांव के लोग उस विषय पे बात करेंगे, तो ये विकास है मेरे नजरिए में, और ये विकास मेरे गांव में हुआ है। थैंक यू सो मच मोना जी। आपने ये भी सवाल आपने मतलब हमको एक अच्छा दृश्य दिखाया कि एक सरपंच जब निकलते हैं विकास करने के लिए तो उनको किन किन चीजों का किस तरह से काम करना होगा, उनका डेली शेड्यूल से लेके उनका जो प्लान है वो कैसे करना होगा। मेरा आपसे अभी वही सवाल है कि आप एक ऑफ कोर्स महिला होना अपने आप में पॉलिटिक्स में चैलेंज है, ये कोई प्रश्न भी नहीं है। ये अभी सब सब मानते हैं। और दूसरी एक मिथ होता है, एक मिथ्या होती है कि जब महिला डेवलपमेंट करने आती है या सरपंच बनती है वो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है ना। तो ये प्रश्न, ये जो मिथ्या है, ये मिथ्या के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता कि ये बात सटीक बैठती है, क्योंकि जब कोई प्रतिनिधि बन के आता है तो वो जो भी काम करता है वो सबके लिए होता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रही थी, मैं शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, तो अगर एक महिला, जैसे मेरे गांव का पीएचसी सुधरा, उसमें महिलाओं का इलाज सुचारू रूप से चालू हुआ, तो जो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनका अगर इलाज हो रहा है, वो गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ले रही हैं, तो ये बात फिक्स नहीं है कि उनको बेटी ही होने वाली है, उनको बेटा भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका जेंडर देखने के बाद वहां काम कर रही हूँ। अगर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्कूलों को बेहतर बनाया, तो वहां लड़के लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। कोई भी डेवलपमेंट का छोटे से छोटा, जैसे मैंने गांव में जिम बनाई, लाइब्रेरी बनाई, तो वो सबके लिए किया। ये कहीं से कहीं तक, और मुझे नहीं लगता कि राजनीति में ये है, ये मिथ्या ही है कि महिलाएं राजनीति में आती हैं तो महिलाओं के लिए काम करती हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई महिला राजनीति में थोड़े ऊपर है और उसको दिख रहा है कि कोई नई महिला राजनीति में आई है, तो उसके लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल वो करने वाली है। हम्म। मैं सरपंच बनी, हम्म। मेरा कार्यकाल हुआ, इस बार के इलेक्शन में जब मैं जिला परिषद लड़ रही थी, बहुत सारी बच्चियां थी जिन्होंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा, तो उनके प्रति मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे हमारा प्रयास होता है कि जो हमने फेस किया है वो हमसे बाद वाली जनरेशन को फेस ना करना पड़े। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, तो इसे हम नहीं जोड़ सकते कि सिर्फ मेरा। और ये भावना कोई युवा भी चुनाव लड़ा तो उसके लिए भी रही, लेकिन महिलाओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो महिलाएं फेस करती हैं, और लकीली मुझे फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं सामान्य तौर पे कि महिला सत्ता को स्वीकार करना पुरुष प्रधान समाज के लिए इतना इजी नहीं है। नहीं। तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप तो ऑफ कोर्स महिला प्रतिनिधि थे लेकिन आप यंगेस्ट भी थे, है ना। और राजनीति काफी समय पावर का ये सब्जेक्ट होता है, और उसमें दोनों जेंडर के हिसाब से हो या एज के हिसाब से हो,
कोई अगर सामने से देखे तो लगेगा कि ये पावर कैसे तैयार करेंगी। तो या फिर क्योंकि आप जब मोबिलाइज करेंगे लोगों को, आप जब अपना टीम बनाएंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे पुरुष हो और बहुत सारे आपसे बड़े हों। तो ये आपने अपने आप को पहले कैसे तैयार किया कि ये चैलेंज लेने के लिए भी? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारे उत्साह की जरूरत होती है, आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो एज अ इलेक्टेड जनप्रतिनिधि मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप काम करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी अपने आप बनती है। मैं किसी पार्टी में सक्रिय नहीं थी जब मैं सरपंच बनी थी। निश्चित तौर पे मेरा परिवार कांग्रेस से रहा, बट मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने काम से अपनी आइडेंटिटी बनाई, तो उसके बाद जो भी राजनीतिक दल रहे या जो नेता रहे, तो उनके बीच में जब भी किसी कार्यक्रम के दौरान मैं गई तो मुझे हमेशा शाबाशी मिली। तो मुझे अपने आप वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इन सबके बीच में बैठ सकती हूँ, मैं इन सबके जैसी हो सकती हूँ। या जहाँ चाहे हमारे विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, इन सबके बीच में जब पहुंची तो मेरा काम मेरी पावर बना। आप जो बात कर रही हैं पावर की, तो मेरा काम मेरी पावर बना। मेरे काम ने मुझे आइडेंटिटी दी, मेरे काम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और मैं बड़े बड़े मंचों पर बोल पाई सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से। नहीं तो एक गांव से निकली हुई लड़की के लिए बहुत बड़े मंचों पर अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत कठिन है, और हम प्रेजेंट कर भी दें तो हमारा एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन काम थे, लोगों को काम दिख रहे थे, इसलिए मुझे स्वीकार्यता मिली, और उसी स्वीकार्यता की वजह से मैं राजनीति में, या हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि पावर में आ सकी। जी। जी, बहुत धन्यवाद। अम, अभी अभी आपसे ये पूछना था कि आप एक अभी भी एक वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियन मध्य प्रदेश के हैं, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन है मध्य प्रदेश के। तो आपको तो अभी ऑफ कोर्स योर पॉलिटिक्स 10 साल बाद, 15 साल बाद कैसे होगा, वो एक भी सोच मन में आता होगा, है ना? तो आपके हिसाब से जो फ्यूचर है, फ्यूचर राजनीति, आज की जो राजनीति है वो तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो और 5 साल 7 साल जो आज के एकदम टॉप नेशनल इश्यूज हैं वो तो चलते ही रहेंगे। लेकिन 15 साल बाद, 10 साल बाद आपको क्या लगता है कि फ्यूचर चैलेंजेस, ग्राम से उठकर एक राज्य की तरफ भी फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें, विकास को हम इसमें माध्यम बनाते हैं, तो जो पंचायती राज है वो भारत के विकास का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा है। अगर पंचायती राज में जो क्षेत्र आते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद या जिला, अगर उनका विकास नहीं होता है तो हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। सदन में बैठकर जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून लाए जाते हैं, जो भी विकास की जैसे प्रधानमंत्री आवास की एक अवधारणा आई कि प्रधानमंत्री आवास बनने हैं, वो मिशन आज अगर देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण दे पा रहे हैं उस विषय पे, तो वो मकान अगर बने, शौचालय अगर बने, तो वो बनाए किसने? हम जैसे सरपंचों ने। लेकिन वर्तमान का जो सिस्टम है, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पहले बहुत ज्यादा पावर्स पंचायती राज में थे, ग्राम सभाएं बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन वर्तमान में ग्राम सभाओं के पावर खत्म कर दिए गए हैं। मैं जब सरपंच बनी थी तो हम लोगों को ऐसा बोला जाता था कि सरपंच अगर ग्राम सभा में कुछ लिख दिया जाए तो उसे प्रधानमंत्री भी नहीं बदल सकता। बट वर्तमान में मैंने अपने कार्यकाल में देखा कि ग्राम सभा के प्रस्ताव पर हम एक हैंडपंप भी नहीं खुद पा रहे हैं। मतलब ग्राम सभाओं को इतना कमजोर कर दिया गया है। और निश्चित तौर पे अगर ग्राम सभाएं कमजोर हुई हैं तो इसका असर भारत पर पड़ेगा। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 10-15 साल में जो हम सोच रहे हैं विकास का, भारत के विकास का, जिस भारत को हम विकसित भारत की लाइन में, विकसित देश की लाइन में लाना चाहते हैं विकासशील से, तो वर्तमान का जो परिदृश्य अगर ये यथावत चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि भारत विकसित राष्ट्र में शामिल हो पाएगा। क्योंकि पंचायती राज के थ्रू ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। और जैसा मैं अगर बात करूं, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है?
तो अगर हम पंचायती राज को स्ट्रांग नहीं करेंगे, पहले शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उन पर पंचायती राज का कंट्रोल होता था। सरपंच गांव के स्कूलों को चेक करने जाते थे, स्वास्थ्य विभाग को चेक करने जाते थे कि सब सुचारू चल रहा है कि नहीं। आज की डेट में इनसे कंट्रोल खत्म हो गया है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, वरना मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और आज मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं शिक्षा अच्छी रही होगी, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन आज का आप देखेंगे तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो अगर पंचायती राज कमजोर रहेगा यथावत, तो आने वाले 10-20 साल नहीं, आने वाले 50 साल बाद भी हम इसी भारत में खड़े होंगे जो आज है। थैंक यू सो मच। अभी एक महिला होके आप जो सरपंच है, लेकिन एक महिला जब अपना उसको एक चैलेंज होता है, जेंडर का चैलेंज होता है, लेकिन उसमें भी कास्ट चैलेंजेस होते हैं। तो काफी सारी इंटरसेक्शनैलिटीज होते हैं, क्लास के होते हैं, बिकॉज बहुत सारे राजनीति में महिला आते हैं, अलग अलग क्लास से आते हैं, कास्ट से आते हैं, रिलीजन में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे दोनों हमारी जो आइडेंटिटी है, 2, 3, 4, 5 आइडेंटिटी है हमारी, वो साथ में लेके कैसे आगे कोई एक महिला जा सकती है? देखिए, जहां तक ये जिन विषयों पर आप बात कर रही हैं, आइडेंटिटी जो 4-5 प्रकार की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतिनिधि अपनी आइडेंटिटी अपने काम को बना लेते हैं, उनको ये पांचों चीजें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं जिला पंचायत का आपको उदाहरण देती हूँ। मैंने जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा, वो मैंने ऐसे क्षेत्र से लड़ा जो मेरा क्षेत्र नहीं था, जहां पर मेरा खुद का वोट नहीं था। मेरा मतलब मेरा कई सारा जो एरिया था वो ऐसा था, जो गांव मैंने पहली बार उन गांव के नाम सुने थे जहां से मुझे इलेक्शन फाइट करना था। लगभग 80-90 गांव थे, उनमें से मुश्किल से 20 से 25 गांव थे जिन्हें मैं जानती थी। उसके अलावा पूरा क्षेत्र मेरे लिए अनजान था। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ी, जब मेरा नाम वहां के लोगों तक पहुंचा, तो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में बहुत सारा ट्राइबल एरिया आता है, सतपुड़ा के जंगल शायद आप सबने सुने होंगे। तो वो बहुत दूरगामी क्षेत्र भी आता था। तो आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, उस दूरगामी क्षेत्र में मैं वोट मांगने भी नहीं जा पाई। लेकिन वो सभी आदिवासी भाई बहन जानते थे कि एक मोना गौरव हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम उन्हें वोट देंगे। तो आप मुझे बताइए, वहां ना कास्ट चली, ना रिलीजन चला, वहां सिर्फ चला मेरा काम। उन्होंने कहीं फोन में देखा होगा या किसी पेपर के थ्रू कटिंग वटिंग जो भी उनके पास माध्यम हो। तो ये एक उदाहरण है कि जहां आपका काम हो वहां पर ये आइडेंटिटी नहीं चलती। आज की राजनीति ने कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मोहरा बना लिया है, लेकिन आज भी ऐसी राजनीति है जो इन सब से परे है और सफल है। ये थैंक यू, बहुत खूबसूरत आपने इसका जवाब दिया। मुन्ना जी, हमेशा ना महिलाओं के साथ जब हम बात करते हैं और राजनीति का सवाल उठता है, तो हमेशा चैलेंजेस बहुत बढ़ चढ़ के लोग बात करते हैं। लेकिन एक सुख भी है महिला को, कि महिला के लिए भी राजनीति एक करियर, बढ़िया सा करियर बन सकता है। तो ये, क्या आप इससे सहमत हैं? और बिल्कुल, अगर बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, मैं 100% इससे सहमत हूँ। और 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 जरा जी, आप बताइएगा कि अगर आप सहमत है तो क्या क्या चीजों की वजह से ये एक बहुत ही अच्छा करियर औरतों के लिए बन सकता है, या काम। देखिए, हाँ, एक तो मुझे ऐसा लगता है, महिलाओं को कई बार महिला होने का बहुत सारा नेगेटिव मिलता है, या बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत होती है कि हम महिला हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं एक महिला रही और मेरी राजनीतिक शुरुआत यंग एज में हुई, तो मुझे हर जगह सहयोग मिला है लोगों का। मुझे जब मैं किसी भी कार्यालय में पहुंची, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से लेकर एमएलए कार्यालय तक, तो मुझे कभी मैं किस दल से आती हूँ इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। भाजपा शासित मध्य प्रदेश रहा, उसमें भी मेरा काम हुआ।
उसके बाद बीच में कमलनाथ जी की सरकार बनी, कांग्रेस गवर्नमेंट, तब भी मेरा काम हुआ। तो महिलाओं को का राजनीति एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की भी जरूरत है राजनीति में। ऐसा कई बार हमने सुना है कि महिलाओं को बोला ही जाता है कि अगर किसी महिला को कोई काम दिया जाए तो वो उसे 100% पूरा करती है और पूरी ईमानदारी से करती है। तो ये राजनीति भी एक काम है। अगर महिला को मौका दिया जाएगा, मैं भले ही 21 साल की थी, बट मुझे जब सरपंच बनाया गया तो मैंने अपनी पढ़ाई भी की और अपने गांव का डेवलपमेंट किया, और कहीं ना कहीं इतना कर पाई कि आज आप सबके बीच में अपनी बात रख पा रही हूँ, अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे पा रही हूँ। तो राजनीति महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा करियर माध्यम हो सकती है, महिलाओं की ताकत बन सकती है राजनीति। यकीन मानिए, जो महिलाएं राजनीति में होती हैं वो अपने आप में ताकतवर होती हैं। हमारे अंदर एक अलग शक्ति होती है, क्योंकि हम राजनीति से जुड़े हैं, हमारे अंदर एक अलग हिम्मत आती है। तो महिलाओं को अगर लगता है कि राजनीति उनके लिए नहीं है, तो मैं ये बोलती हूँ कि राजनीति महिलाओं के लिए ज्यादा है। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा आगे आना चाहिए, तब राजनीति बदलेगी और तब जाके वो होगा जो होना चाहिए हमारे देश में। Thank you so much for this very very encouraging note, मोना जी। और इसी के थैंक साथ यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी और को प्रश्न है तो हम Q&A सेशन अभी शुरू करते हैं। सो किसी और को अगर प्रश्न है मोना जी के लिए तो जरूर पूछे, अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एनीबडी कैन आस्क, विमेन, मेन, पुरुष है, महिलाएं, कोई भी सवाल पूछ सकता है, बस अपना हाथ रेज कीजिए। जी जी, सुजाता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुजाता जी। या राजीव, आपका जो बयान था वो सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। और बहुत ही एनकरेजिंग लगा कि मुझे लगता है कि जो अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो काफी इंस्पायर हो जाएंगी। मुझे एक पूछना था, आपने कहा कि अ, आप बहुत यंग थी, महिला थी, तो आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई उस किस्म की जो बोला जाता है कि महिला हो तो जो चैलेंजेस आते हैं। तो आपको जी लगता है कि आपको जो घर में पहले से बहुत सपोर्ट मिला, जी तो वैसा वैसा हमेशा लड़कियों को नहीं मिलता है, तो वो जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो बाकी लोगों ने भी सीख लेनी चाहिए कि यदि बच्चों को आगे बढ़ना है तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, अलग अलग तरीके से। ऐसा आपको लगता है कि आपको लगता है कि उसके बिना भी हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सेप्टेंस आपके घर में होनी चाहिए। अगर आपके घर में आपको माना जाएगा कि आप लीडर हैं, तो पूरा समाज आपको लीडर मानेगा, पूरा क्षेत्र आपको लीडर मानेगा। मैं अगर यहाँ पहुंच पाई हूँ तो निश्चित तौर पे मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा। मैं ऐसे परिवार में पली बड़ी जहाँ पर बहुत रूढ़िवादी थी। मेरी खुद की बड़ी बहनें बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई, लेकिन मेरे मामले में मुझे ये सब मौके मिले। मेरे परिवार ने मुझ पे विश्वास किया, विशेष तौर पर मेरे मामा जी का सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया। तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका परिवार आपका सपोर्ट करे, आपके परिवार से आपको साथ मिले। महिलाओं को राजनीति में पारिवारिक सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है, सभी को जरूरी है, बट महिलाओं के लिए घर से सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तभी वो जाके बाहर बहुत अच्छा कर पाएंगी, जब वो घर से खुश होकर निकलेंगी। घर से ही उनको पीठ थपथपा के भेजा जाएगा कि जाओ आज तुम्हें ये करके आना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिले। थैंक यू। संगीता जी, आप प्रश्न पूछिए प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी संगीता जी, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज।
संगीता जी, आई थिंक आपको अनम्यूट करने में तकलीफ हो रही है। हो गई है। जी, जय जगत पल्लवी जी। जय जगत, जय जगत। आप प्रश्न पूछिए। मैं सॉरी लेट हो गई। नो, प्रश्न पूछेंगे आप मोना जी को, आपने हाथ ऊपर किया था। जी जी। मैं सुन नहीं पाई थी पल्लवी जी, और नो प्रॉब्लम, आगे की। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, हम आपको बाद में जोड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। सकीना जी, आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मोना जी, नाइस टू मीट यू। आप जैसी पर्सनैलिटी से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के लिए इतना इनकरेज, मतलब एक आइडल के तौर पे एक यंग यूथ उभर के आए हैं। बहुत सारे हम जैसे सीनियर्स और मैम जैसे, मतलब जूनियर्स के लिए तो आप हैं, यूथ के लिए तो हैं ही, बट हम जैसे उम्र दराज लोगों के लिए भी आप आइडल हैं। मतलब बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच, थैंक आपकी यू। बातें सुन के। बहुत लेट ज्वाइन हुई मैं, बट बहुत अच्छा लगा। वेल डन। थैंक जैसा यू, कि थैंक यू। जैसा कि मोना जी, आज के टाइम में महिलाएं कोई पार्षद हैं या कोई प्रतिनिधि हैं राजनीति में, तो वहां पर एक उनके नाम के पीछे एक मतलब एक धब्बा समझ लो, चाहे उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जो भी है। कहते हैं कि जैसे सरपंच है तो वो सरपंच पति काम करता है, सरपंच नहीं करती है। पार्षद है तो पार्षद पति काम करेगा, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी से वो काम नहीं कर सकती है। आज के बिल्कुल टाइम में बिल्कुल। महिलाओं के लिए मेनली ये, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आई या आपको हेल्प ली या आप खुद करती हैं, थोड़ा सा बताएं। ये प्रॉब्लम आती है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारी रूढ़ियां भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कुछ महिलाएं जो काम करने में सक्षम है लेकिन वो मजबूर हैं कि वो अकेली पंचायत भवन में जाके नहीं बैठ सकती। तो कुछ रूढ़ियां हैं, तो इनसे महिलाओं को खुद लड़ना पड़ेगा कि आप खुद में अपनी हिम्मत दिखाइए। अगर आप चुनाव लड़ रही हैं तो ये बात निश्चित कर लीजिए कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको हो सकता है बाहर भी जाना पड़े, आपको कहीं ट्रेनिंग है तो आपको हो सकता है 2 दिन रुकना भी पड़े। तो अगर आप राजनीति में आ रही हैं तो इन सब चीजों के लिए खुद को और अपने परिवार को प्रिपेयर कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि हम अकेले सब कुछ हैं। हमारे घर में अगर कोई पुरुष कुछ कर रहा होता है तो हम उसके सहयोगी होते हैं, तो उसी तरह से हमारा परिवार हमारा सहयोगी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरी पंचायत में हमने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया, तो सारे काम करना मेरे अकेले के बस का तो नहीं हो सकता कि मैं फंड के लिए भी मैं ही जाऊं या कलेक्ट्रेट से उसे सैंक्शन भी मैं ही करा के लाऊं, फिर यहाँ पे काम भी मैं करूं। हाँ, मेरी निगरानी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पद डिसीजन के पावर। सॉरी या सकीना जी, इसको आपके कंप्लीट कोई करने दीजिए। आपके पद पर या आप पर कोई हावी नहीं होना चाहिए। हमने देखा है सरपंच महिलाएं अगर उनके पति खड़े होते हैं तो वो कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाती हैं। तो ये रूढ़िवादियां बनी हुई हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनके सामने हम नहीं बैठ सकते। तो इन सब, अगर आप राजनीति में आ रही हैं तो इन सब से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन ले पाएंगी, तभी आप काम कर पाएंगी। क्योंकि हमने देखा है विधायकों तक के साथ ऐसा होते हुए कि महिला विधायक है और रूल उनके पति कर रहे हैं। तो सरपंच जिला जनपद में ये सब होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सहयोग हमें निश्चित तौर पे लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे मामा जी या मेरे गांव के अन्य लोग मेरा सहयोग किया, उन्होंने, तभी मैं इतना काम कर पाई। लेकिन कुर्सी पे मैं खुद बैठी और जो काम करा के लाने थे वो मैंने खुद किए। मेरे साइन कभी किसी और ने नहीं किए, मैंने खुद ने किए। तो ये आपको खुद निश्चित करना पड़ेगा। और इसमें मैं मानती हूँ कि महिलाओं की खुद की कमियां हैं कि वो अपने आप को बेहतर होने के बाद भी बेहतर नहीं मान पाती हैं। उनको लगता है नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, इस वाली समस्या से हम निजात नहीं पा सकते। और ये समस्या 95% है हमारे देश में। मुश्किल से मुझे लगता है गिनी चुनी महिला सरपंच हैं जो खुद काम कर रही हैं या खुद पंचायत भवन में जाकर बैठ पा रही हैं। मैं अभी इनवाइट करती हूँ संध्या गुगली जी को। हमारे महाराष्ट्र की ही नहीं, देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं संध्या जी। इट्स अ प्लेजर फॉर यू टू फॉर अस दैट यू हैव जॉइंड। कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन? आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट।
हाँ मोना जी, ये मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ बम्बई से। जी आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। लगा कि हम इंडिया में कुछ डेफिनेटली प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जी एक सवाल था कि आप जब सरपंच है तो गांव में बहुत सारे मुश्किलें होती होगी। समझ लो कि घरेलू हिंसा का प्रॉब्लम हो या बिल्कुल। कोई अलग दो जाति के अंदर संघर्ष हो या जी आप पता नहीं आपके गांव में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं तो उनमें टेंशन हो, तो जी उस समय आपको क्या करना पड़ा और उस समय किस तरह से आपको कौन से लोगों ने मदद की? और दूसरा सवाल था, आप बोले कि अभी आप जिला परिषद का भी इलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ या होने वाला है उसके बारे में जरा बताइए। मुझे पहले दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर दे देती हूँ। मध्य प्रदेश में 2022 में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, तो मैं अभी वर्तमान में 2 साल से जिला पंचायत की मेंबर हूँ। मैं 3000 वोट से चुनाव जीत गई थी। उसके साथ ही जो पहला क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे घरेलू हिंसा जैसे मामले लगातार आते हैं हमारे बीच में। तो अक्सर ये होता है कि ऐसा कोई मामला आता है और हम सीधा उसे पुलिस के पास भेज देते हैं, एक ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मैंने प्रयास किया अपने गांव में कि उन विषयों पर सुलह कराने की, क्योंकि अगर घरेलू हिंसा है और आप उसे पुलिस के पास भेज देते हैं तो वो खत्म नहीं हो जाती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि एक बार में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, बहुत सारे उनके भी अपने नियम कानून कायदे होते हैं। तो उसके लिए बेहतर प्रयास रहा कि दोनों पक्षों को बिठालकर उनमें सुलह कराई जाए। जो उनकी समस्याएं शायद आप जानती होंगी, आपने ग्रामीण, भले ही आप मुंबई से हैं लेकिन आपने बहुत जमीनी क्वेश्चन ये किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक सिस्टम होता है कि किसी भी विषय पे पहले गांव के ही लोग आपस में उसको हल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पंचायत लगाई जाती है। तो हमने पंचायत लगाकर ही बहुत सारी समस्याओं का निपटान किया। अब मेरे गांव में 2 मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई विवाद कभी गांव में नहीं बना। घरेलू हिंसा की या पारिवारिक लड़ाई झगड़े जैसे मुद्दे आए हमारे पास, यहाँ तक कि तलाक जैसे विषय भी हमारे गांव में पंचायतों में बैठकर सुलझा दिए जाते हैं। उन्हें न्यायालय तक नहीं पहुंचाया जाता। दोनों पक्षों की बात को जानकर, दोनों पक्षों को संतुष्ट करके जो निर्णय पंचायत दे देती है वो मान्य किया जाता है। तो इसको हमने अपने गांव में माध्यम बनाया और वो कारगर भी रहा और अभी भी वो लागू है। पहले भी लागू था, मेरे समय में भी चला और अभी भी लागू है। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर ऐसा ही किया जाता है कि गांव के सरपंच या गांव में कुछ लोग होते हैं प्रतिष्ठित, जिनके यहाँ बैठकर इन विषयों पर निर्णय ले लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी 2 पुरुषों को बोलती हूँ। उदय जी, आप प्लीज अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। उदय जी, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हेलो नमस्ते, मैं सोनाली जोगदंड बात कर रही हूँ। जय जगत जी। जय जगत। मैं झेडपी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, जी वाशिंगटन डीसी, महाराष्ट्र से। मैंने भी बहुत से काम किए, कठिनाई भी आई है बहुत। आपने जैसा बताया उतना इजी नहीं था। अच्छा और मैं अब एमएलए की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। आप प्रश्न पूछिए। अगर आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए सोनल जी। हाँ, मैं इनसे एमएलए की तैयारी के लिए आप क्या सुझाव देंगे मुझे? कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले आपको यही क्वेश्चन था मेरा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। तो मुझे ऐसा लगता है, चूंकि आप खुद बहुत सारा अनुभव रखती हैं, तो मेरे पास आपको सलाह देने के लिए वैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी अपने पूरे वक्तव्य में एक बात को कॉमनली बोला है कि आपने जो काम किए हैं, आपने जो विकास किए हैं,
वो आपकी आइडेंटिटी के लिए पर्याप्त हैं। आपने निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट रहते हुए बहुत सारे काम आपके क्षेत्र में किए होंगे। वो काम लोगों तक पहुंचेंगे और आप कल के दिन इलेक्शन में खड़ी होंगी तो निश्चित तौर पे आपको वोट मिलेंगे और आप चुनाव जीतेंगी। और बेसिक तैयारियां जो करते हैं लोग, आना जाना लोगों के बीच में, पब्लिक के मुद्दे पर काम करना, कोई समस्या है उस विषय को उठाना, ये तो एक कॉमन तरीका है राजनीति में किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए। बाकी जो काम आपने किए हैं वो आपका बेस बन जाएंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी 2 ही प्रश्न आखिर में लेती हूँ। इनामल जी, आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क द क्वेश्चन प्लीज। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या जी, नमस्ते मोना बहन। बहुत बहुत जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन, और सुन के बहुत हम लोगों के अंदर एक उम्मीद जगने लगी है कि मतलब युवा होते हुए आपने बहुत सारे काम किए हैं। तो मेरा साधारण से ये प्रश्न है कि जब भी हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग चुनाव में लड़ते भी हो, चुनाव के बाद में जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो भी काम करते हैं, उस वक्त में जो भी विरोधियों ने हमारे सामने खड़े होकर के हमारे कामों के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि मतलब जानबूझ के कुछ चीजों को, उसको किस माइंडसेट के साथ आप उसको फेस करती हैं और उसको जवाब देती हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या आप अपने तरीका अपनाती हैं? देखिए, ये बहुत कॉमन सी समस्या है किसी भी राजनेता के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर बीजेपी है तो कांग्रेस होगी ही, चाहे गांव हो, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, जिला हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, मेरे साथ भी हुआ, मैंने काम किए, मैंने अभी जैसे कि बताया था कि मेरा चुनाव काफी कठिन रहा, 3 लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो जब मैंने काम किया उसके बाद मेरे साथ भी हुआ कि पंचायत की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन हुई, जांचें हुई, लेकिन इसमें ये रहा कि काम यथावत चलते रहे। तो जब आप काम करते जाते हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं सामने वाला स्वयं ही परास्त हो जाता है। वो प्रयास करता है निश्चित तौर पे कि वो आपको आपकी राजनीति में कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसके डाले हुए प्रभाव से जब हम प्रभावित नहीं होते हैं। लगभग 4 साल के कार्यकाल के बाद मेरे गांव में जांचों की शुरुआत हुई, हर काम की जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहे। तो जो भी जांचें हुई उनका लगभग 4-5 करोड़ के कामों की जांचें दी गई, वो धीरे धीरे काम की जांच होती गई, सही निकलता गया और हम सेफ जोन में आते गए। मतलब एक प्रतिनिधि के लिए बहुत ज्यादा उसकी इमेज से जुड़ा होता है कि अगर उसके कामों में कमियां निकलती हैं तो उसकी राजनीतिक इमेज खराब होती है। और कहीं ना कहीं मैं विपक्ष से थी तो मुझ पर बहुत ज्यादा परेशानियां आई या बहुत दिक्कतें आई। कुछ ऐसी चीजें, कुछ काम जो मैंने नहीं किए थे या स्वीकृत ही नहीं थे, उन कामों को प्रशासन ने भी सहयोग किया, उन कामों को स्वीकृत कराकर ये मेंशन कर दिया गया, उन चीजों को मेंशन कर दिया गया कि ये काम मैंने नहीं किया है। लेकिन ये है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत लड़ाई है, लेकिन अगर आपके काम सही हैं तो आप निश्चित तौर पे बहुत आसानी से निकल आएंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं रुकी नहीं, मेरे काम यथावत चलते रहे, जांचें भी चलती रही, लेकिन मेरे काम चलते रहे। सामने वाला जो मुझे चाहता था कि ये रुक जाए, इनके काम रुक जाएं, तो वो नहीं रुके। तो मुझे लगता है कि जो सामने से वार हो रहे हैं वो होने दें, लेकिन हम जिस तरफ चल रहे हैं उस तरफ चलते जाएं, तो हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। उनका, मेरे विरोधियों का उद्देश्य था कि मैं आने वाले समय में कोई दूसरा चुनाव ना लड़ पाऊं, मतलब मेरी इमेज इस तरह से क्रिएट कर दी जाए कि मुझे वोट ना मिले, और सबसे बड़ा कि 6 साल के लिए मुझे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। पर मैं आज जिला पंचायत की मेंबर हूँ, तो उनने जो करना था उन्होंने किया, लेकिन हमें जो करना था हम करते गए, और आज हम यहाँ हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए इन चीजों का, अगर हम काम कर रहे हैं तो। थैंक यू मोना जी। एक लास्ट क्वेश्चन, हमारी साउथ की एक साथी हैं पवित्रा जी, जो भी क्रांति संगम भी ज्वाइन करेंगी। तो प्लीज पवित्रा जी, आस्क योर क्वेश्चन एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वांट, आई विल ट्रांसलेट। Yes, ma'am. Ma'am, actually,
as Mona ji says, no, it is not like building drainages and roads is not only the development. Bringing back, I mean, women development, education is all that comes to the development. But is the government really supporting this Panchayat Raj politicians like us in the development in these aspects? Is the government really supporting? No, like if you say, like if a PD is there, she just gave these kinds of work and you need to select something from this only. It is not our ideology that goes in there and that work needs to be done. The government officials decide something and they push to us. So I don't think the government really supports on these kind of development like this. So how it is it not like Mona ji says, is the government really supporting there? But we don't get that support from here. I don't think so, ma'am. So how to move on with this? Like how to bring back that development here also? Yeah. देखिए, कैन आई स्पीक इन हिंदी? Yeah, you speak in Hindi. I'll translate. देखिए, जैसे मैंने बात की कि रोड नाली का निर्माण ही विकास नहीं है, मानसिकता का विकास भी विकास है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर लाइन में काम करने की जरूरत भी नहीं है। हर गांव का, हर स्टेट का अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग वहाँ की रीतियां नीतियां हैं, तो उनके साथ हम इनमें काम कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे आपका कहना है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं चीजों को सपोर्ट करती है कि रोड, नाली, बिल्डिंग जो बन रही हैं वही डेवलपमेंट है। लेकिन ये मेरी खुद की सोच थी कि डेवलपमेंट इस दिशा में भी होना चाहिए कि गाँव की बच्चियों को 8वीं के बाद भी शिक्षा मिले। गाँव की बच्चियों को वो आजादी मिले, वो क्यों बाइक नहीं चला सकती? अगर आपके घर का बेटा बाइक चला सकता है तो वो क्यों नहीं? तो ये हमें लगता है ये हमारे अंदर की लड़ाई होती है, जो शायद सबके अंदर एक जैसी नहीं हो सकती। मैं ऐसा सोचती हूँ, हो सकता है आप कुछ और सोचती हूँ, पल्लवी जी का सोचना कुछ और, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, सबकी सोच अलग-अलग हो सकती है। तो ये चेंजेस की डेफिनेशन जो मेरे अंदर आई, वो मेरे खुद के अंदर की वो थी। पर इसके लिए हम क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्कीम ला ही नहीं सकती, क्योंकि आप इसे कोई फाउंडेशन दे ही नहीं सकते कि ये क्या है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जिस लाइन में डेवलपमेंट को देख रही है वो उनका परसेप्शन सही है, लेकिन हमें इन चीजों पे चेंजेस खुद से लाने पड़ेंगे। और आपने बोला कि आपके यहाँ उतना सपोर्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पे मेरे यहाँ भी नहीं है। बहुत सारी सरपंच हैं जो स्ट्रगल आपने किया है वो यहाँ पर भी कर रही हैं, बट मेरे केस में अलग रहा क्योंकि आई वाज अ यंगेस्ट। तो थोड़ी सी मेरे प्रति सिंपैथी भी रही पॉलिटिकल लोगों की कि मैं एक बार गई अपना एप्लीकेशन लेके, फिर मैं 2 महीने बाद फिर से चली गई, फिर मैं 2 महीने बाद फिर से चली गई। तो उनको लाइक कि यार बच्ची, छोटी बच्ची है, परेशान हो रही है, इसका काम कर दो। तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रहा कि मैं यंगेस्ट रही, तो मुझे आसानी से मेरे काम होते गए। बाकी जो चैलेंजेस हैं महिलाओं के सामने कि उनके विरोधी उन पर हावी होंगे, उनके बारे में नेगेटिव बातें बोली जाएंगी, उनकी कमियां बताई जाएंगी, तो ये मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी ये सब फेस किया। मेरे ऊपर भी रिकवरी बनाई गई, जेल पहुंचाने तक की कोशिश की गई, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस किया जो मुझे अच्छा मिला। बहुत सारे जो चैलेंज यहाँ पर उपस्थित जितनी महिलाएं हैं वो फेस कर रही हैं, वो चैलेंजेस मैं भी फेस कर रही हूँ। जहां पर मुझे मौका मिलना चाहिए वहां पर मुझे भी मौका नहीं मिल पाता कि ये अभी ये लड़की है या अभी इसकी एज कम है, बाद में मिल जाएगा इसको। ये सब चीजें कॉमन है और अभी हमारे देश की राजनीति में ये सब है। ये तभी खत्म होगा जब, मैंने अभी बोला ना कि जब तक सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद महिला कुर्सी पे बैठने की हिम्मत नहीं जुटाएगी, तब तक ये बदलाव नहीं आ सकता। संगम में एक स्टोरी हम लोगों को सुनाई गई थी कि एक घूंघट वाली सरपंच होती है, वो मीटिंग में जाती है, कलेक्टर आई होती है उनके गांव में, तो कलेक्टर सरपंच की कुर्सी पर होती है, वो घूंघट में जरूर होती है सरपंच, लेकिन वो सीधा जाके कलेक्टर को उठाती है कि कलेक्ट्रेट में आप कलेक्टर हैं मैं मानती हूँ, लेकिन इस गांव की मुखिया मैं हूँ और ये कुर्सी मेरी है, आपको इस कुर्सी से उठना पड़ेगा। घूंघट है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कल्चर को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको अपने पावर्स को तो यूज करना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। और जो समस्याएं हैं
वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। थैंक Thank यू। Pavitra, I'll just translate very quickly. So she basically said to start with now the fact that what is development, right? It is beyond just roads and drainage, etc. That particular mindset, it depends on the person itself. One has to shift that mindset for yourself and be very, very clear what is development for you, right? But when it comes to the government probably not supporting, she's saying that she has also faced the same thing. Probably initially when she was younger, she feels that they supported her a little because she was younger, so they felt sympathy for her and that's why they did it. But other women still face that, and she also, as she's grown older, she also faces that, and it's a continuous thing where she has to keep going again and again and again to them, and kind of live with that challenge. She's saying that it's a challenge that you live with and just keep focusing on the work. And the other thing she said is one story that she heard, that she learned in Sangam, was basically a woman who had her face covered, like they put the ghungat, right, in the north. So she had her face covered as a sarpanch. Now you would think that, she will not question. But when the collector came and sat on her seat, while she had worn that ghungat, which is probably, she's been asked to or conditioned to, she definitely asked that collector, saying that you might be collector in your office, but here I am the sarpanch, so I will sit on this seat. So she made that very, very clear. So to make that clear is also very important. In short, I have just summarized what Mona ji has said. With that, we will kind of, stop the Q&A session as well. So Mona ji, thank you very, very much. आप इसमें जुड़े, ये बहुत ही रचनात्मक काम है हमारी तरफ से, जो इनिशियल वर्क है महिलाओं का वॉइस हम लाएं, उस वॉइस को आपने एक बहुत ही एक पॉजिटिव और एक एनकरेजिंग तरह से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम श्योर मेनी women would have got encouraged, and men it's also would have got encouraged by this. So thank you very, very much for joining, and I would now thank you very, very much. I would now request Kavindra to kind of unmute and probably tell our friends who have joined here about the future programs that are going to come up. Thank you, Kavindra. And firstly, thank you so much, Kavindra, because you've been very diligently, translating, which is a very, very good job, live translation. So thank you very much for that. Please unmute, and I will ask you to unmute once again. Yeah. थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू मोना जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद. संगम की ओर से ये जो छोटी सी कोशिश है महिला नेतृत्व क्षमता की ओर, इसी की कड़ी में हमारे दुख्तर सावित्री सेमिनार में आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी तरफ से जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले महीने में क्रांति संगम का एक प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होने जा रहा है. उसकी जो औपचारिकताएं हैं इनविटेशन की, वो सभी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए. अगला जो क्रांति संगम का प्रोग्राम होगा उसकी भी सूचना हम आप तक पहुंचाएंगे. इसी के साथ जो दुख्तर सावित्री के हमारे अगले सेमिनार्स होने वाले हैं वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे. अगले 4 सेशंस हमारे शेड्यूल्ड हैं. मोना जी की तरह और भी हमारे बहुत ही मैं कहूँगा कि जिन्होंने उदाहरण पेश किया है राजनीति के क्षेत्र में, ऐसी महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी और अपनी कहानियां साझा करेंगी. तो मेरी ये आपकी इससे रिक्वेस्ट है कि समय समय पर हम आपको वो सारी जानकारियां हम ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे, और आप सभी हमारे साथ जुड़ें, हमें बहुत अच्छा लगेगा. बस इतना ही कहकर मैं रुकूंगा. पल्लवी जी, इसके अलावा और कोई सूचना हमें देनी है या फिर दिस इज ओके? आई वाज होपिंग कि हम उनको आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी एक बार साझा करें. तो मैं अभी साझा करता हूँ, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स. So thank you everyone. I am going to ask everyone to unmute. अगर किसी को, we are done with the thing, you can stop the recording. ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और साथ में प्रोग्राम्स की जानकारी भी देता हूँ. Yes, please. Yes, please.